हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और टुडे वी विल टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर रीजनिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, कैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें कि ताकि आप उसको एग्जाम्स में इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, और एक एक्यूरेट वे में अटेम्प्ट कर पाएँ। तो ये सभी जो मैं बताऊंगा ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, मेरी थिंकिंग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपको अच्छा लगे कि आपको पसंद ही आए। ठीक है, पर जिन लोगों को पसंद आए वो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, नहीं आए तो जो भी जैसे भी पढ़ता है उस टाइप से पढ़िए। ठीक है, बस अपने वे को सही रखिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा 3 मेथड। ठीक है, 3 मेथड के आपको 3 बेस चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप रीजनिंग की कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं और अपनी रीजनिंग के पार्ट को स्ट्रांग बना सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग बहुत पूछी जाती है। ठीक है, और एक तरफ से देखें तो रीजनिंग एक तरह से तो आसान भी है। अगर आप करने लगे, अगर आपको अच्छी तरह से आती है तो आसान है। अगर आपको नहीं आती है या आप थोड़े भी कंफ्यूज हुए तो वो आपका सारा टाइम लगा सकती है। तो सबसे पहली बात तो कि मैं यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बताऊंगा कि रीजनिंग में आप कैसे शॉर्ट ट्रिक्स अपना कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और बिना हार्ड वर्क के आप भी जानते हो एग्ज़ाम्स को क्लियर करना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि हार्ड वर्क करोगे तभी एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। देखिए, आज के टाइम में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि कंपिटिटर्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो 2 टाइप के एग्ज़ाम में लोग होते हैं, 2 टाइप के। ठीक है, मान लीजिए 2 टाइप के कैंडिडेट एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम निकलता है तो उसमें 2 टाइप के कैंडिडेट तैयारी करते हैं। मान लीजिए फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। ये एक कैंडिडेट है और ये दूसरा कैंडिडेट है। अब दोनों में एक सिमिलरिटी क्या है, इनमें इनमें एक समानता कह सकते हैं, सिमिलरिटी, कि दोनों ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये एक गोल है। ठीक है, चाहे ये बैंकिंग का है, चाहे ये एचएस का है, ठीक है, चाहे ये एसएससी का है, चाहे बैंकिंग किसी भी चीज़ से रिलेटेड का है, कोई भी पोस्ट का है, तो ये एक उनका गोल है और जिसके लिए 2 टाइप के कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों में सिमिलरिटी एक ही होगी कि वो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अब उन दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, क्यों इनको 2 टाइप में डिवाइड कर दिया है कि 2 टाइप के कैंडिडेट करते हैं। पहला कैंडिडेट, सपने इसके बहुत बड़े हैं कि मुझे बैंक में जाना है, ठीक है, मैनेजर बनना है, क्लर्क बनना है, या एचएस करके मुझे एसडीएम लगना है, डीएसपी, जो भी समथिंग कुछ भी पोस्ट होती है उसके लिए वो ड्रीमिंग कर रहा है। ठीक है, बहुत बड़े ड्रीम्स हैं उसके, पर उसकी जो मेहनत है वो यहाँ पर ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो है, या कह सकते हैं 1% है या 2% है। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होता है, ठीक है, पता होता है, क्या पता होगा कि जो भी आप जिस भी पोस्ट का फॉर्म फिल कर रहे हो या जिस भी पोस्ट के लिए आप किसी भी फॉर्म को भर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, सभी को पता होता है कि कितनी मेहनत की ज़रूरत है, और आप उसमें से अभी तक कितनी कर चुके हो, आपको कितना आता है और कितना आपको और चाहिए। हर किसी को अपने बारे में पता होता है। तो पहला पर्सन ये है जिसकी ख्वाब तो बहुत बड़े हैं, ठीक है, कि मैंने ये करना है, वो करना है, ठीक है, बट जो उसकी मेहनत है वो उतनी नहीं है कि उस ड्रीम को पूरा कर पाए। दूसरी तरफ जो दूसरा है हमारा ये वाला, इसके ख्वाब भी बहुत बड़े, ठीक है, बट जो उसकी मेहनत है वो उस ख्वाब को पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है, यानी कि अपना 90% दे रहा है, पूरा पूरा दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा ये ड्रीम तब पूरा होगा या मेरी ये इस पोस्ट पे तब जॉब लगेगी जब मैं इसके लिए मेहनत करूँगा। ठीक है, तो इनमें से जो सिलेक्शन होती है ना वो इन वालों की होती है। ठीक है, इन वालों की कभी नहीं होती। ठीक है, हमेशा जो 90% देगा ना, सबको पता होता है कि हमारे को कितनी मेहनत करनी है, तो जो मेहनत करेगा उसको, अगर आप, ये एक सच्चाई है कि अगर आप दिन में 1 से 2 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो आपको ना तो बैंक की जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब आप नहीं ले सकते हो 1 से 2 घंटे पढ़ के। ठीक है, क्योंकि अगर आप देख लो कि आपके पास सब्जेक्ट है, एक तो रीजनिंग हो गया, ठीक है, एक इंग्लिश हो गया, अगर एक मैथ हो गया, और एक जनरल अवेयरनेस हो गया। जनरल अवेयरनेस का पार्ट आप समझ सकते हो कितना बड़ा है। अगर आप सीरियस हो के एक कैंडिडेट, सीरियस कैंडिडेट हो और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको रीजनिंग 2 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग है, ठीक है, आप 2 घंटे तो पढ़ोगे ही, और फिर आप 2 घंटे ये पढ़ रहे हो, 2 घंटे ये पढ़ रहे हो, 2 घंटे ये पढ़ रहे हो, 8 आवर्स तो ये ऐसे ही हो गए। ठीक है, क्योंकि आपको रेगुलर 8 आवर्स पढ़ना पड़ेगा अगर आप तैयारी ढंग से, और करनी तो आपको तैयारी सबकी सेम पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसलिए आपसे
ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी पोस्ट के लिए या किसी चीज़ के लिए सीरियस हो तो उसके लिए आपको पता है आपको कितने हार्ड वर्क की ज़रूरत है, तो हार्ड वर्क कीजिए। ठीक है, हार्ड वर्क आप जितना कर सकते हो उतना कीजिए। ठीक है, और उसको साथ साथ स्मार्ट वे से भी करिए। अब स्मार्ट वे से आपको कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। तो हम आज बात करेंगे रीजनिंग की, कि आप रीजनिंग कैसे प्रिपेयर करिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ताकि आपको आसानी हो। तो सबसे पहला जो मेथड है, ठीक है, वो है बेस। ठीक है, मेक योर बेस स्ट्रांग, कि आपको जो अपना बेस है वो स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, कहीं क्या होता है कि कहीं बहुत से पढ़ते हैं, ठीक है, होता है सबके साथ होता है कि बुक खोली, ठीक है, और क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। मान लीजिए आपके पास कोडिंग डिकोडिंग, पहला है कोडिंग डिकोडिंग, आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी शुरू करी तो आपने क्वेश्चनों से डायरेक्ट पढ़नी शुरू करी। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ रहे, अब कोई बोलेगा कोडिंग डिकोडिंग में तो कोई बेस नहीं होता। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में भी बेस होता है। अब आपने पढ़नी शुरू करी, ठीक है, आपने क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, आपको आ गए, फिर आप अगले करोगे, अगले करोगे, अगले करोगे। ठीक है, पर क्या होगा जब आप एग्जाम में जाओगे ना, तो आप वो कंप्लीट माइंड आपका वॉश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम आपके ऊपर, जब आप घर पे कर रहे होते हैं तो ना तो आपके ऊपर कोई प्रेशर होता है। ठीक है, आपका फ्री माइंड होता है, आराम से कर रहे हो। अभी 2 क्वेश्चन करे, बीच में इधर उधर देख लिया, थोड़ी देर दूसरी बार करे, 2 क्वेश्चन और कर लिए, तो आराम से हो जाते हैं। बट जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो प्रेशर जो इंक्रीज होता है हमारे माइंड के ऊपर वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, ना तो हम इधर उधर की सोच पाते, ना कहीं की भी, तो क्वेश्चन मैक्सिमम गलत हो जाते। तो बेस को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बेस को कैसे क्लियर करना है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन, मैंने बोला आप क्वेश्चन करोगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ये बुक है रीजनिंग की, डॉक्टर RS अग्रवाल की। ठीक है, तो ये रीजनिंग की जो बुक है ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एकदम परफेक्ट है। ठीक है, बट अगर आप इसको देखो, क्वेश्चन से भरपूर, ठीक है, फुल ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर आप क्वेश्चंस करने पे आए, ठीक है, तो आप तो इसको करने में, मतलब आप क्या, सभी इसको करने में, ठीक है, बहुत टाइम लगा दोगे। और जैसे एग्ज़ाम्स करीब आते हैं तो अब तो मतलब ही नहीं है कि इसको कोई भी पूरा कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होता है कि आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन 2 5 6 क्वेश्चन आप मुश्किल से कितने, अब जैसे KCC बैंक का एग्ज़ाम आ रहा है तो आप 8 से या 9 का है, तो आप उसमें कितने क्वेश्चन कर पाओगे। तो अपना बेस स्ट्रांग बनाइए। ठीक है, रीजनिंग का आपने बेस स्ट्रांग बनाया, हर क्वेश्चन का आपको बेस पता है कि इस बेस से होंगे। ठीक है, तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए आप उसके अकॉर्डिंग उसको कर सकते हो। तो बेस, जैसे कि आप कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, या चलो नंबर सीरीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज में आप मान लीजिए कोई आपके पास सीरीज दी हुई है, ठीक है, तो आपने वो करनी शुरू कर दी डायरेक्ट ही। तो पहले उसका बेस पता लगाइए कि कितने टाइप्स की नंबर ऑफ सीरीज होती है। नंबर ऑफ सीरीज डिफरेंट टाइप की होती है, एक प्लस वाली होती है, एक माइनस वाली होती है। मान लीजिए एक प्लस वाली है, ठीक है, एक माइनस वाली हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव, एक स्क्वायर वाली होती है, एक क्यूब वाली भी होती है। ठीक है, तो पहले रीजनिंग के सारे टाइप निकाल लीजिए कि नंबर सीरीज कितने टाइप्स की होती है, उनको अलग कर लीजिए। उन पे 5 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 5 या 10, ज़्यादा नहीं करनी है, 5 और 10 की करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। बट जो बेस है वो अच्छे से क्लियर करना है। अब आप, जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो अगर आपके सारे बेस क्लियर है कि इस टाइप से होते हैं, तो आप सबको उन पे अप्लाई करके देख सकते हो कि इनमें से ये किस के अंदर फिट होता है, यानी कि पॉजिटिव वाली है कि नेगेटिव वाली है, कि स्क्वायर वाली है कि क्यूब वाली है। अब एक तरफ से आप अगर क्वेश्चन करने पे आए, ठीक है, तो मान लीजिए आपने पॉजिटिव वाले क्वेश्चन करे। अब 100 क्वेश्चन अगर बुक में, इतनी बड़ी बुक में 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं पॉजिटिव वाले, आप 50 तक अटैम्प्ट कर पाओगे, तो आपने तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले किए। ठीक है, आगे के क्वेश्चन कौन करेगा। और एग्जाम में आपसे पूछ लिया स्क्वायर वाला, तो ऑब्वियस आपको क्वेश्चन या तो टाइम खाएगा 5 से 6 मिनट, या फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए अपना बेस को क्लियर कीजिए। ठीक है, जैसे डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन सेंस होगी, तो अपने डायरेक्शन से कंप्लीट करके रखिए कि आपको किस साइड से, अगर मान लीजिए कि कहा है कि राम ट्रैवल्स 2 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ साउथ, तो पहले ही उसकी प्रैक्टिस करके जाइए, जाते ही अपना डायरेक्शन बना लीजिए। ठीक है, तो वहीं से आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे ब्लड रिलेशन होता है, ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में आप चार्ट याद कर लीजिए। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक वे से जो भी आपको बेस क्लियर लगे, ठीक है, वो कीजिए। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ब्लड रिलेशन का। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में जैसे कि अब जैसे ये है ब्लड रिलेशन का। अब आपको क्या है कि आप अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करने पे आए, ठीक है, तो फिर तो आप
समझो उलझे ही उलझे। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये बेस अपने क्लियर करके जाइए कि मदर्स और फादर सन ब्रदर्स, ठीक है, हस्बैंड, तो ये तो मैक्सिमम को पता होता है, पर कई बार बहुत ही उलझन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि हस्बैंड्स और वाइफ्स सिस्टर्स क्या लगी, ठीक है, तो ये कैसे हुआ। तो ये तो एक मैक्सिमम को पता होते हैं, पर इनको भी ढंग से याद करके जाइए ताकि आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना हो, और अपना एक सिस्टमेटिक वे रखिए, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आप क्वेश्चन पूछा है आपसे, जैसे भी आपको पता होगा रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन आते हैं, मदर्स फादर, तो अगर आप यहाँ किसी चीज़ को बना रहे हैं तो उसके ऊपर ज़रूर एक सर्कल रखिए, ठीक है। अगर आपको इसकी मदर के बारे में पूछा है तो उसे ऊपर की ओर बनाइए, ठीक है। इसकी चिल्ड्रंस के बारे में पूछा तो उसे नीचे की ओर बनाइए, ठीक है। ब्लड रिलेशन की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने क्वेश्चन अभी तक किए होंगे ब्लड रिलेशन को, उनको समझ आ रही होगी, ठीक है। तो इसके भी अगर ग्रांड मदर या फादर पूछे तो उसको उससे भी ऊपर की ओर नहीं। तो एक सिस्टमेटिक वे से रखिए ताकि आपको एग्जाम्स में कोई भी परेशानी ना हो। तो पहला पॉइंट ये था कि बेस अपना क्लियर करिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, कि फोकस ऑन 5 मार्क क्वेश्चंस। आप लोग उन क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस कीजिए जो 5 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। मान लीजिए, और इसमें एग्जांपल सबसे पहला कौन सा है, जैसे सर्कुलर अरेंजमेंट आता है। सर्कुलर अरेंजमेंट आता है कि एक पर्सन यहाँ बैठा है, उसके राइट में कोई बैठा है और उसके लेफ्ट में ये बैठा है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीचे, वो अप्रॉक्स 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको उसके 5 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि अगर आप जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, उसको सॉल्व करने में टाइम लगाओगे, उसको भी आप 2 मिनट लगाओगे, ठीक है। अगर आपको इसको 2.5 या 3 मिनट में सॉल्व करते हो तो इससे आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं, उससे आपको 1 ही मिल रहे हैं, ठीक है। टाइम दोनों में सेम ही लगेगा क्योंकि क्वेश्चन, ठीक है, मान लीजिए उसमें 2 लगा तो इसमें 3 लग जाएंगे, ठीक है। बट वो आपको 1 नंबर देगा और ये आपको 5 नंबर देगा। तो प्रैक्टिस पहले 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की ज़्यादा रखिए, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में अपने पॉइंट बढ़ाने में या अपने नंबर्स बढ़ाने में ज़्यादा देर ना लगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। और जो तीसरा है वो सिंपल सा है कि प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। देखिए, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चाहे आपको इजी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो वो भी आपको उलझा कर रख देगा। रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो किसी भी पर्सन को आराम से उलझा सकती है, क्योंकि बहुत टाइम खाती है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है। और प्रैक्टिस अगर आप बुक्स में देखोगे डायरेक्ट तो आपको तो ईजी ही लगेगा, ठीक है, बट आपको प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, रोज़, ठीक है। एक अपना बना लीजिए कि आपने, ठीक है, आप जैसे कल से पढ़ने, मान लीजिए कोई कल से पढ़ना शुरू कर रहा है, ठीक है, तो ब्लड रिलेशन, ठीक है, दूसरा कोडिंग डिकोडिंग, फिर तीसरा हो गया डायरेक्शन, फिर समथिंग समथिंग, ठीक है। तो फिर जो भी होगा उसके आप रोज़ 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए। 10 बहुत नहीं होते हैं, अगर आप करने लग जाओगे तो आपका वैसे भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। 10 भी करोगे तो ये नहीं बोलता मैं कि आपने पूरी बुक करनी है, बट आपको बेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बेस क्लियर कीजिए पहले इन सब क्वेश्चन का, फिर 10 क्वेश्चन रोज़ कीजिए। तो जब तक आपका बैंक का एग्जाम आएगा आपको वैसे भी रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगी और आपको उसको क्रैक करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। बट अगर आप बिना किसी प्रैक्टिस के या बिना बेस क्लियर किए, ठीक है, ऐसे ही जाओगे तो फिर मैं ये नहीं बोलता आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, बट आप सॉल्व कर लोगे, बट आपको बहुत टाइम लगेगा। और आपके पास, आपको अच्छी तरह से पता है कि इंग्लिश भी है, मैथ भी है, मैथ में तो और भी टाइम ज़्यादा लगता है, और ऊपर से जनरल अवेयरनेस भी है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी या आपको मेरी बात समझ आई होगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहता था, ठीक है। ये जस्ट मेरा ओपिनियन था, मेरी शेयरिंग थी आपके लोगों के साथ, ठीक है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आपको जो, अगर आप पहले से अच्छे से तैयारी कर रहे हो किसी और वे में तो आप कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। थैंक यू।